ज़्यादा लोग तो दिख नहीं रहे हैं, और ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं तो पढ़ाने का मन करता नहीं है। फिर आज छेरता त्योहार इसलिए क्या। ठीक है, एक टॉपिक अपने को डिस्कस करना है और उस टॉपिक का नाम है स्लेटर रूल। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो याद रखना कि ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपको स्कूल के अंदर में डिस्कस नहीं करी जाती, इसको पढ़ाया नहीं जाता। खुद भी मैं स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं भी स्कूल के अंदर उन बच्चों को नहीं पढ़ाता। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर में आते भी हैं डायरेक्ट। अपन सॉल्व उठा के देख लो, आप कहीं कभी हो, चाहे सरगुजा चाहिए, आप रायपुर चाहिए, कहीं कभी हो, बिलासपुर के हो, तो भी यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। तो यहाँ पर सोचते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डालो, दैट इज स्लेटर रूल। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं और इसको मैं कह रहा हूँ स्लेटर रूल। देखिएगा क्या है स्लेटर रूल, एकदम सिंपल सा बात है। स्लेटर रूल के द्वारा एक्चुअल में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। हिंदी में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस रूल के द्वारा हम लोग परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप परिरक्षण प्रभाव कैलकुलेट कर ले रहे हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर ले रहे हो, तो आप 100% इसी के हेल्प से ही आप इसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यही इस रूल का मतलब है। तो क्या करने वाले हैं, मैं ये करने वाला हूं कि इस रूल्स के द्वारा मैं क्या कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसके द्वारा कैलकुलेट करूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट मुझे पता चल जाएगा तो इसी के साथ साथ ही मैं जेड इफेक्टिव भी कैलकुलेट कर लूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्लेटर रूल का यूज क्यों किया जाता है। तो स्लेटर रूल का यूज करी जाती है स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए और साथ ही साथ जेड इफेक्टिव निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखे कि स्लेटर रूल के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसमें से क्या कैलकुलेट करी जाती है, तो इसका मोस्ट आंसर आएगा यही, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। हाँ, हमको फॉर्मूला जरूर पता है कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस होता है, तो हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि इस रूल के द्वारा हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते कैसे, मैं थोड़ा सा आइडिया लगा देता हूं। पिछले क्लास के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जब अट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर के इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इसे रिपल करने का काम करते हैं। इसलिए इसका एक्चुअल रिपल करने का काम करते हैं। इस मेथड को हमने क्या बोल के रखा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल के रखा था भाई, कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने से जो रोकने का काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को मैंने शील्डिंग इफेक्ट बोल के रखा था। तो देखो क्या कहता है रूल नंबर 1, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं और रूल नंबर 1 बाय 1 आप समझते जाइएगा मैं क्या समझाने वाला हूं। देखो रूल नंबर 1 बोलता है कि जब भी हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में S और P को एक साथ लिखेंगे, जबकि D और F को अलग अलग लिखेंगे। तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि क्या मैं बोला हूं कि NS and NP को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो मैं यहां पास लिखा हूं एक साथ लिखेंगे, मतलब कंबाइन करके लिखेंगे, जबकि ND-A1NF को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। कैसे, अभी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ND और NF को हम लोग अलग अलग लिख देंगे। क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो भाई सबसे पहले मैं 1s लिखता था, उसके बाद मैं यहां लिखता 2s फिर 2p। देखो मैंने 1s को अलग लिखा है, लेकिन 2s और 2p को एक साथ लिखा है। आगे चलते हैं, जैसे मुझे 3s के अंदर में अगर लिखूं 3 ऑर्बिट के अंदर में, तो थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल हुआ करते थे s p d। तो मैंने क्या बोला है कि s और p को तो एक साथ लिखूंगा, लेकिन d को अलग लिखेंगे। तो चलो मैं क्या लिखने वाला हूं 3s और यहां पर लिखने वाला हूं 3p। इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। लेकिन अब मैं इसके अंदर में 3D भी तो होता है, 3D को मैंने क्या किया है, इन दोनों से अलग लिखा है। इसी तरह से अगर 4 के अंदर में जाऊंगा तो 4s और 4p को एक साथ लिखूंगा, जबकि 4D को अलग और 4f को अलग अलग लिखूंगा। तो देखो क्या मतलब होता है,
चौथे ऑर्बिट के अंदर में 4 सबसेल हुआ करते थे, s भी होता है p भी होता है, तो s और p को क्या करो एक साथ लिखो, जबकि इसका 4d को अलग लिखो और 4f को अलग लिखो। ये रूल नंबर 1 कहता है कि ns को ns और np को एक साथ लिखेंगे, जबकि nd और nf को अलग अलग लिखा जाता है, जो कि मैंने यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं और दूसरा पॉइंट मैं यहां पर समझाने वाला हूंगा। देखिए क्या बोलता है कि अगर मैं किसी भी एटम का स्क्रीनिंग, किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जिस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं उसका स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशन 0 आएगा, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट s की वैल्यू 0 आएगा। मतलब क्या है मैं समझाता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ इस तरह से है, यहां पर देखो इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया है और इसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर लिया है। अब मुझे बताओ, अगर इसको तो छोड़ो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जब यह न्यूक्लियर अट्रैक्ट होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल करने का काम करते हैं, और अगर रिपल करने का काम कर रहे होंगे तो मुझे बता दो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं कि नहीं इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो जिस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को कितने और इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा 0 होगी। मतलब इसके लिए s की वैल्यू में हमेशा 0 मानूंगा, क्योंकि इसे खुद का ना कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो इसे रोकने का काम कर रहे हैं, तो खुद अट्रैक्ट होना चाह रहा है। जब अट्रैक्ट होना चाहेगा तो स्क्रीन इफेक्ट शो करेगा ही नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझो। देखो इसको रफ करते हैं, आपको केवल ये समझाना है कि मैंने यहां पर एक न्यूक्लियस है, यहां ऑर्बिट है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के सेल में बता दिया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होता है तो मुझे बता दो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई इस ऑर्बिट्स को मैं क्या बोल रहा हूं, ns ऑर्बिटल बोल रहा हूं, नहीं मैं इसको बोलता हूं बाहर वाले ऑर्बिट को अगर मैं n ऑर्बिटल बोल रहा हूं, n ऑर्बिट बोल रहा हूं, तो अंदर वाले ऑर्बिट को क्या बोलूंगा, n-1। अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो कैसे भाई, अगर इसको मैं 2 बोल रहा हूं तो अगर देखो n = कितना आ चुका है 2, तो अंदर वाले क्या हो जाएगा दोस्तों, n की वैल्यू कितना है 2 - 1 = 1 हो जाएगा। तो ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है। सिंपल सा मतलब कि n मेरा बैलेंस सेल को शो कर रहा है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं n किसको शो करेगा, हमेशा बैलेंस सेल को शो करेगा, जबकि n- कभी भी लिख दूं तो समझ जाना ये बैलेंस सेल के जस्ट बाद वाला सब सेल को शो करेगा भाई। तो यहां पर हम लोग इसको लिख देते हैं कि इनर सेल, या इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं इसे बोल रहा हूं कि बैलेंस सेल के अंदर वाला। तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं इनर सेल, लेकिन और भी हो सकते हैं, n-2 भी हो सकता है और अंदर वाला, ठीक है। तो आपको केवल अभी इतना ही समझना है कि मैंने n का क्या मतलब हुआ, जिस सेल में वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा था, और n-1 का क्या मतलब हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था बाहर वाला, उसके जस्ट अंदर वाले ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं। अभी भी बहुत लोगों को डाउट लग रहा होगा क्योंकि 11वीं क्लास के अंदर इसको पढ़ाया ही नहीं जाता है, और नहीं पढ़ा जाता तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया है। चलो 1-2 पॉइंट और बताता हूं। देखो अगर मान के चलो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स था, लेकिन मैं ऐसे बता दूं कि भाई ये वाली ऑर्बिट्स और यहां पर इसको मैंने कौन सा बोल के रखा, n-1 वाला, इसको मैंने कौन सा बोल के रखा, n वाला। इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स था और इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाई चांसेस 2। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर। एक्चुअली में स्क्रीनिंग नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, जेड इफेक्टिव मानना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होगा। अब ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं भाई, हमको ये पता चलना चाहिए कि ये जितनी तेजी से अट्रैक्ट होगा, अगर मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि जेड इफेक्ट की वैल्यू कितना है। तो देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं
कि जिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, एक्चुअली में जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे कि जेड इफेक्टिव हम लोग निकालते हैं जेड माइनस एस। जेड का मतलब क्या था, न्यूक्लियर चार्ज, और एस का मतलब क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखो जेड तो प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता था और एस किस पर डिपेंड करता था, वो हम लोग वही निकालने वाले हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है कि उसके अंदर में कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट है, तो वही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो अगर जेड इफेक्टिव आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालनी पड़ेगी। और स्क्रीनिंग अगर मुझे मिल जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट मिल जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर मिल जाएगा तो मैं 100% इसका जेड इफेक्टिव निकाल लूंगा। कैसे, वही निकालने वाले हैं। तो इस रूल के द्वारा देखो, सबसे पहले ने बता दिया है कि अगर वो पहला रूल ये बोलता है कि जब हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि दूसरे नंबर पे ये बोलता है कि मैंने बता दिया कि कोई भी सेल, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने सेल में घूम रहा है उसके लिए एस की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0.35 होता है। कैसे, मैं लिखवाता हूं। अभी तो मैंने ये बता दिया कि मैं एन किसको बोल रहा हूं, सबसे बाहर वाले को, एन माइनस किसको बोलूंगा, उसके जस्ट अंदर वाले को, एन माइनस 2 होगा तो किसको बोलूंगा, और अंदर वाले को बोलूंगा भाई। तो यहां पर मैं एक थोड़ा सा और आइडिया लगा देता हूं कि मैंने ऐसे बोल के रखा है, अगर बाई चांस में 3 ऑर्बिट्स हो जाएं, देखो ऐसे, ये ऐसे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो इसको अगर मैं n बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, n-1, अंदर वाले को क्या बोलूंगा, n-2, तो इस तरह से। और अगर होंगे तो n-3 भी बोल सकता हूं। तो सिंपल सा, ये बैलेंस सेल है, उसके अंदर वाला सेल है, उसके अंदर वाला सेल ये है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो रूल नंबर 2 से कॉपी कर लो जरा। और अगर कॉपी कर ली होगी तो इसको मैं रब भी कर रहा हूं भाई, इसको तो कर लिए होगे, ये वाले कॉपी नहीं किए होगे। अब देखो मैं आपको समझाने वाला हूं क्या चीज़। ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी सेम सेल में है, सेम सेल का मतलब क्या हुआ, एन इलेक्ट्रॉन, सेम सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। पहले इसको वर्ड में लिख देता हूं क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं लिखता हूं सेम सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम सेल में प्रेजेंट, सेम सेल यहां पर मैं प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू कितना होता है, एस की वैल्यू हो जाएगा 0.35, इतना आपको करना है। फिर बोल्ट में रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन 0.35 इतना अपने को लिखना है। दूसरी बात चलते हैं, क्या मैंने समझाया है, मतलब कि सिंपल सा शॉर्ट में लिखना चाहूं तो एन सेल के लिए, एन सेल के लिए S की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। अभी तो आप केवल कॉपी करते रहो, क्या समझ में आया क्या नहीं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले केवल आप इसे कॉपी करते जाओ। 11th के अंदर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बट मैं आपको पढ़ा के छोड़ूंगा, समझा के भी छोड़ूंगा, लेकिन केवल अभी आप कॉपी करते जाओ, मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं। नंबर 3 समझते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल ये बोलता है कि n-1 सेल के लिए S की वैल्यू कितना होगा, 0.85 होगा, 785 होता है। तो यहां पर लिखता हूं क्या, n-1 सेल के लिए, n-1 सेल के लिए S की वैल्यू, S की वैल्यू, एक मिनट भाई, S की वैल्यू कितना होता है, 0. मैंने बोला है 85, हाँ। तो n-1 सेल के लिए S की वैल्यू कितना होता है, 0.85 होता है। इतना आपको अभी कैलकुलेट करना है, बस इतना आपको 100% याद होना चाहिए जो भी मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है। एक बात और समझते हैं कि n-1 के अलावा n-2 भी तो था, तो n-2 के लिए कितनी वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर मैं 4th पॉइंट लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ n-2। अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा। n-2 के लिए S की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 होता है भाई, नहीं 1.0 होता है, 1.0 होता है।
कैसे है अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले तो आप इसे कॉपी कर लो। अच्छा, इसके अलावा भी एनडी और एनएफ के लिए ही हमेशा, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे तो आ रहा होगा, हाँ स्क्रीन पे आ जाएगा भाई। तो एक बात और लिखना है यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट, क्या कि एनडी एवं एनएस के लिए एस की वैल्यू कितना होगा, 1.0 होगा। बस इतना आपको लिखना है स्लेटर रूल भाई। देखो इसमें आप भाग नहीं सकते भाई। इसमें क्यों नहीं भाग सकते, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप छोड़ भी नहीं सकते और इसे पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखते रहो, मैं पूरा जो लिखवाते जा रहा हूँ, और इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ध्यान रखना है भाई क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और एनएस सेल के लिए एस की वैल्यू होती है 0.35, n-1 के लिए होता है 0.85, और n-2 के लिए या n-2 के लिए होता है 1, और एनएस और एनएफ के लिए हमेशा, और हमें एनडी और एनएफ के लिए हमेशा और हमेशा 1.0 मान के चलते हैं। इतना आपको याद रखना चाहिए भाई। तो चलो अभी मैं ये रूल स्लेटर रूल का कहना था। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा तो स्लेटर रूल क्या है तो आपको यही लिखना है। लेकिन बुरी बात ये है कि कभी भी वो ये लग के नहीं देता है भाई। वो क्वेश्चंस पूछेगा कि इसके लिए z इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो देखो मैं अभी कैलकुलेट करने वाला हूँगा क्या चीज़ें। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस पर मूव करते हैं, और मैं सबसे पहले बोरॉन का निकालूंगा भाई, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। अगर एटॉमिक नंबर 5 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p1 आएगा। इसका चाहो तो एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बना सकते जो मैंने सिखाया है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, और बाहर वाले में एक काम करते, इसका नहीं निकालते, रुक जा, इसका नहीं, मैं निकालूंगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इजी है इस वजह से। यहाँ पर मैं लिथियम निकाल रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप निकालते हो तो 2s1 आ जाएगा। आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लो। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहा है और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला सेल मेरा n सेल है, जबकि ये वाला n-1 सेल है। अब मुझे यहां पर देखो कैसे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं भाई। मुझे बताओ कि n सेल के अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, और जिस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका नहीं कैलकुलेट करना है भाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होगा तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन तो रिपल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपने आप को थोड़े ना करेगा, खुद अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि इसका हम लोग को क्या निकालना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है भाई। तो सबसे पहले इसमें तो कोई है ही नहीं है, तो सीधा n-1 पे आते हैं। तो बताओ s की वैल्यू किस पर डिपेंड, n-1 सेल के लिए s की वैल्यू मैंने कितना लिख रखा है, तो आप बोलोगे n-1 के लिए लिखे हैं 0.85। बात को मानते होगे। और 0.85 को हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है तो 0.85 को मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0.85 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो s की वैल्यू आ जाएगा कितना है भाई, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 कैरी 1 8 और 16 का मतलब 17 का मतलब 1। तो ये आ गया इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। किसका, लिथियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.70 होता है। अगर आप इसका z इफेक्टिव निकालना चाहोगे तो मैं कैसे निकाल दूंगा, z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है z माइनस एस। z कैसे निकाले थे भाई, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखो ZEF, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ZEF यहाँ पर लिखते हैं। z की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 3। s की वैल्यू कितना लिखे है 1.7। दोनों को आप यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा,
अरे यार, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू कितनी है 1.70। दोनों को माइनस करो तो इसको चाहूँ तो मैं 3.0 लिख सकता हूँ, तो 0 हो जाएगा, 10 का मतलब 3 हो जाएगा, 2 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1.30 जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसको उसका जेड इफेक्टिव कितनी टेंडेंसी से ये इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होगा या एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 1.30। ठीक है, ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, एक बार और कॉपी करो और कैलकुलेट कराता हूँ। तो नाइट्रोजन का निकालते, जो आपके पेपर के अंदर में डायरेक्ट पूछे हैं सरगुजा यूनिवर्सिटी वाले भाई, नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं। क्या निकालना है इसका, नाइट्रोजन का मुझे निकालना है जेड एफ निकालना है भाई, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस निकाल लेंगे, एस निकालने का फॉर्मूला है, तो चलो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लो 1s2, इसके बाद यहाँ पर कितने लिखोगे 2s और 2p को हम लोग क्या करते थे, अच्छा 7 है ना, तो 2p यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इसको एक साथ लिखना है। अगर चाहो तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लो, मैं बना भी दे रहा हूँ, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, बाहर वाले में कितने दिखाई दे रहे हैं 5, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कितने हो गए 5, 6 तो नहीं हो गए, 6 हो गए। अगर 5 है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है भाई, जितना एक इलेक्ट्रॉन का उतना सारे इलेक्ट्रॉन्स का होगा, मतलब आउटर मोस्ट वाले को। तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि इसको मैं कौन सा ऑर्बिट बोल रहा हूँ, इसको मैं n ऑर्बिट बोल रहा हूँ, और ये अंदर वाले को मैं बोल रहा हूँ n-1 ऑर्बिट। अब बता दो, मैंने दिखाया है कि सेम सेल के अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आता है, तो मैं बोल देता हूं n के लिए भाई, यहां पर मैंने खुद ही लिखा था कि n के लिए या सेम सेल के लिए s की वैल्यू कितना आता है, तो आप बोलोगे 0.35 आता है। n-1 के लिए s की वैल्यू कितना आता है, तो आप बोलोगे 0.85 आता है। चलो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। बेटा ये बता दो कि हम इस इलेक्ट्रॉन्स का निकालेंगे तो इसको कौन कौन से और इलेक्ट्रॉन रिपल कर सकते हैं, ये दोनों करेंगे और इसमें जो प्रेजेंट हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि उस पर सेम चार्ज है। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं या किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का निकाल लो जो n ऑर्बिट में प्रेजेंट है, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन्स का निकाल रहा हूं, तो बताओ सेम सेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, पहले इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट को S1 बोल रहा हूं, इसको S2 बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कहां निकाल रहा हूं S1, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल वाले का। अब आउटर मोस्ट सेल के लिए बता दो स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है, तो आप बोलोगे 0.35 होता है। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 है, आप बोलोगे 5 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पांचवें इलेक्ट्रॉन्स का तो खुद निकाल रहा हूं ना। तो पांचवें का अगर ये अपने आप में स्क्रीनिंग इफेक्ट वैसे बता रहा था मैं कि जिस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती, बट समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं बताता हूं कि इसका निकाल रहे हैं तो कौन रिपल कर सकता है, ये 4 ही तो कर सकते हैं ना इसके बाहर वाले में से। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा, करके देखो 5 4 जा 20 का मतलब 2, 12 का मतलब हो गया 14, 14 का मतलब हो गया 14। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आएगा, हो सकता है कैलकुलेटर में मिस्टेक हो जाए, अलग बात है, लेकिन यहां पर हम क्या निकालने वाले होंगे S2। अब मुझे ये बता दो बेटा S2 में कौन कौन से, S2 किसका निकालोगे n-1 के लिए, और n-1 के लिए s की वैल्यू कितना होता है, तो 0.85 होता है। तो लिखो 0. हो जाएगा 85। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 2 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही वैल्यू कुछ आएगा मेरे ख्याल से, करके देखते हैं कितना हो जाएगा भाई। ये 5 2 जा 10 और 8 का मतलब कितना होता है, 5 2 जा 10 कैरी हो गया, 8 और 16 का मतलब हो गया 17, 17 का मतलब 1.70 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, और अगर कुछ नहीं करना है तो क्या कर लेते हैं, देखो S1 की वैल्यू इतना है, S2 के वैल्यू इतना है, तो टोटल कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल S हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, S1 प्लस हम लोग क्या कर देंगे S2। तो यहाँ पर लिखो S इक्वल टू हो जाएगा S1 और S2। S1 की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 1.40 दिखाई
दे रहा है, जबकि St की वैल्यू 1.70 दिखाई दे रहा है। दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, 7 4 जाओ 11, नहीं 7 और 4 होता है 11 का मतलब हो गया 1 और 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.10। ये आ गया है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है, तो आप बोलोगे 3.10 दिखाई दे रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इतना निकाल लिए, स्क्रीन पे तो आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से, देख नहीं रहा हूं मैं, एक मिनट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, भाई मैं तो लेफ्ट हो गया पता नहीं कैसे। अच्छा एक काम कर लो, ये हो गया। अब Z निकाल लो भाई। Z कैसे निकालते हैं, Z इफेक्टिव आप ऐसे निकाल लो, Z इफेक्टिव इक्वल टू होता है Z और यहाँ पर क्या था -S। Z की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, 7 माइनस कितना हो गया 3.10। अब अगर 3.10 है माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 7 पॉइंट, अगर मैं 0 लिख दूं तो करो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6 का मतलब 3। तो देखो भाई ये Z इफेक्टिव आ चुका है नाइट्रोजन का। एक बार ना बुक्स के अंदर चेक करके देख लो इतना आया है कि नहीं। अब बता दो जो मैं लिखवा रहा था उसका एप्लीकेशन में आपको समझ में आया कि नहीं। ये होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क ये रहेगा कि आप ऑक्सीजन का और फ्लोरीन जिसका ऑक्सीजन का 8 है और फ्लोरीन का 9 है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, Z इफेक्टिव निकालना है। AHW रहेगा भाई। अगर HW नहीं करोगे तो मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा। अगर नहीं बन रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया तो आप बता दो, लेकिन अगर कल होमवर्क नहीं करोगे तो फिर मैं क्लासेस को ऑफ कर दूँ, नहीं लूँगा, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए देखना ये हर साल पूछता है, अगर नहीं तो अल्टरनेटिव ईयर में। तो हेडिंग डालो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई। मैं कभी कभी ज़्यादा स्पीड पढ़ाता हूँ तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, फिर इसलिए कभी कभी धीरे करना पड़ता है। बट एटॉमिक रेडियाई का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो एटॉमिक रेडियाई को हम लोग एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं, परमाणविक साइज। तो इसको एक दूसरा नाम से भी पूछ सकता है वो, और वो बोलेंगे एटॉमिक साइज। बस कॉलेज के अंदर में बहुत कम चांसेस होते हैं एटॉमिक साइज पूछे, वो हमेशा एटॉमिक रेडियाई, परमाणविक त्रिज्या एवं परमाणविक आकार नाम से पूछता है भाई। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये रूल क्या कहता है, देखो ये का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियाई कहते किसको हैं, तो एटॉमिक रेडियाई कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई ऑर्बिट्स है। तो ये वाली ऑर्बिट में बना दिया, और मैं क्या बोलता हूँ कि ये न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट सेल, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोला करते थे, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर याद होगा तो आउटर मोस्ट सेल बोला करते थे, और इसी को मैं एक और नाम दिया था, दैट इज वैलेंस सेल, अगर याद होगा तब की बात है। लेकिन अच्छा दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और एक ही ऑर्बिट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते थे कि वैलेंस सेल है। मतलब किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला सेल होता है उसे हम लोग आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल कहते हैं। अच्छा अगर उसमें 3 ऑर्बिट्स हों, कुछ इस तरह से देखो 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट, तो इसको हम लोग क्या बोल दिया करते थे, वैलेंस सेल, जिसको हम लोग और दूसरा नाम क्या बोला करते थे भाई, दैट इज आउटर मोस्ट सेल। बात को मानते हो कि नहीं ये बता दो जरा। अगर ये आउटर मोस्ट सेल है तो अब हम लोग क्या करने वाले होंगे, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पर इसके केवल कितने सेल दिखाई दे रहे हैं 1, यहाँ कितने 2, यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं 3। अगर मैं इनको ऐसे अरेंज कर दूं कि ये A है और ये B है और ये C है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें साइज सबसे ज़्यादा किसका दिखाई दे रहा है, तो आप बोल दोगे C का, उसके बाद किसका, B का, उसके बाद बोल दोगे A का। ये तो बात आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि C का सबसे साइज बड़ा, इसलिए सब C एटम का साइज बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा।
हिंदी में बोलूं तो इस बैलेंस सेल का, आउटर मोस्ट सेल का बीच की जो दूरी है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का दूरी, वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहां थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, यहां बस बहुत कम दिखाई दे रहा है। और मैंने क्या बोला है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, या इसी को बोल देते हैं एटॉमिक रेडियाई। हिंदी में बोलूं तो परमाणविक त्रिज्या या परमाणविक आकार। तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपल सा ये बात बोल देना कि किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस की बीच की दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियाई कह देते हैं। क्या ये अपना बता पाओगे? डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स के अंदर दिए भी रहता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ब्रोगली इक्वेशन को अगर मैं यहीं पर अप्लाई कर दूं तो एक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, इसको मैं रफ कर रहा हूं और ये मैं समझाने वाला हूँगा। जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत पढ़ा होगा, रिवीजन प्रॉपर चल रहा है, उनको समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं पढ़े हैं वो देख लो भाई, आप मान लेना कि ऐसा होता होगा। मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स चूंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जिस भी मैटर का साइज बहुत कम होता है उसकी नेचर वेव के समान होती है। ये बात मैंने बोल रखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो वो सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह से मूव करेगा, ऐसे करके वेव बनाते हुए मूव करेगा। ऐसी बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे लगातार ना घूम करके वेव के समान मूव करेगा। और अगर वो वेव के समान मूव कर रहा होगा तो मुझे एक बात बता दो, अगर वेव के समान मूव करेगा तो बताओ यहां से इस आउटर मोस्ट सेल का बीच का डिस्टेंस क्या है? कम। यहां से बोलोगे तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे एग्जैक्ट पता कर पाओगे कि एटम का साइज कितना है? भाई यहां तो अगर आप दूरी निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से यहाँ की दूरी कम दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम आता है कि जब हम कभी भी एटम के साइज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है और डी ब्रोगली के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो इसकी नेचर वेव के समान होती है। और अगर ये वेव के समान मूव करेगा तो इसकी एटॉमिक साइज सर्कुलर, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होंगे, कुछ वेव के समान होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं पर इसकी साइज कम आ जाएगी, कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम था कि एटॉमिक रेडियाई हम एग्जैक्ट किसको फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन क्या था, ऐसे मूव करता ही नहीं है, कुछ इस तरह से मूव करता है। लेकिन दूसरी भी प्रॉब्लम था भाई, एक एटम को हम आइसोलेट कर ही नहीं सकते हैं। एटम के डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया भी होगा कि एटम कभी भी स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और स्वतंत्र अवस्था में अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, तो जब आप एटम को सिंगल पा ही नहीं सकते हो, ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, कंबाइन फॉर्म में होता है। मतलब एक एटम हमेशा दूसरे एटम के साथ कंबाइन में रहता है। और आगे आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में मैं समझाने वाला हूँगा कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो इसकी साइज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बिगड़ जाती है, कुछ इस तरह से। जो पहले बिल्कुल स्फेरिकल दिख रहा था ना, बिल्कुल गोलाकार दिखाई दे रहा था, वो जब दूसरे एटम के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसकी साइज थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। बोल रहा हूं था मतलब पहली की बात है, लेकिन उसके बाद कुछ जुगाड़, कुछ टेक्निक अप्लाई करी गई है जिसकी हेल्प से हम एटम की एग्जैक्ट रेडियस, एग्जैक्ट साइज निकाल पाएंगे। बताओ ये तीन चीज़ों मैंने जो आपको बताया, क्या आपको समझ में आ गई?